हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने बीएफएम के मॉड्यूल ए का यूनिट नंबर 2 का थ्योरी पोर्शन, जो कि बेस्ड है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव। तो दोस्तों, इसमें हम लोग फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि इस टॉपिक चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें प्रिस्क्राइब किया गया है मैकविल IIBF के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन को समझना है कि आखिर ये डेरिवेटिव होता क्या है, फॉरेक्स डेरिवेटिव होता क्या है दोस्तों। उसके बाद हम लोग रिस्क के डेफिनेशन को पढ़ेंगे, रिस्क क्या होती है, और दोस्तों फॉरेक्स के पर्सपेक्टिव में रिस्क का क्या मतलब है वो हम लोग समझेंगे। जब रिस्क समझने के बाद दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि आखिर रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को भी कवर करेंगे, जिनसे फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, जिसमें वैसे रिस्क जो कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती है, उसे भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू मैनेज द रिस्क, और रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या गाइडलाइंस है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की गाइडलाइंस को भी हम लोग देखेंगे, और फाइनली हम लोग डेरिवेटिव्स के हिस्ट्री को देखेंगे और डेवलपमेंट को देखेंगे। और दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट और गाइडलाइंस को देखने के बाद हम लोग डेरिवेटिव की हिस्ट्री को देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है दोस्तों। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, यूनिट 1 के वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में मैं आपको लिंक दे देता हूँ। उसमें आपको वीडियोज़ भी मिल जाएगा और MCQs भी मिल जाएगा। मैं अपने डिफरेंट लेक्चर्स में, एक लेक्चर में यदि मैं यूनिट थ्योरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अगले लेक्चर में MCQs प्रोवाइड करता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेसन को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ, लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डेरिवेटिव होता क्या है दोस्तों। डेरिवेटिव का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि डेरिवेटिव वैसा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, डेरिवेटिव आर सच इंस्ट्रूमेंट्स। पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। डेरिवेटिव्स आर इंस्ट्रूमेंट ठीक है। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो विच गिव शेल्टर्स अगेंस्ट रिस्क, विच प्रोटेक्ट्स और विच गिव शेल्टर अगेंस्ट रिस्क। तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है रिस्क के अगेंस्ट। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट। अब कैसे करता है वो जरा देखते हैं। तो बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट विच व्हेन एडेड टू द एक्सपोजर, मतलब यदि इस इंस्ट्रूमेंट को हम एक्सपोजर पे ऐड कर दें तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, विल न्यूट्रलाइज। ठीक है, क्या किसी को न्यूट्रलाइज करेगा, द अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द एक्सपोजर। तो जो भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, उससे क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोफाइल ऑफ एक्सपोजर। दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक एंड पे है हमारे टोमेटो केचप के मैन्युफैक्चरर, और एक एंड पे है हमारे फार्मर्स जो कि टोमेटो को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि टोमेटो केचप मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए, टोमेटो चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने केचप को मैन्युफैक्चर कर सके। तो मान लीजिए कि आज के डेट में टोमेटो का जो कॉस्ट है, ठीक है, मान लीजिए कि 1 kg टोमेटो जो है आज के डेट में, इसके लिए 1 kg टोमेटो जो है आज के डेट में मान लीजिए वो है 30 रुपीज़। ठीक है, तो ओके, अब ये ऐसा हुआ कि अब ये है हमारा 1 kg टोमेटो का दाम है मान लीजिए 30 रुपया है। ठीक है, कल के डेट में मान लीजिए कि 1 साल बाद या ऐसा कुछ, आफ्टर 1 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर्स मान लीजिए कि वही 1 kg टोमेटो का रेट बढ़ गया। मैं टोमेटो का एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट समझने के लिए। तो वो रेट बढ़ के हो गया मान लीजिए 40 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों इस मैन्युफैक्चरर के लिए तो ये हानि वाला चीज़ है, ये लॉस वाला चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ अभी उसे 30 रुपये में मिल रहा है, कल को उसे यानी 1 साल बाद उसे 40 रुपये देना पड़ेगा उस सेम kg टोमेटो के लिए। लेकिन फार्मर के पर्सपेक्टिव में आप यदि सोचिए, यदि फार्मर के पर्सपेक्टिव में आप यदि सोचेंगे, तो दोस्तों मान लीजिए कि एक फार्मर है, ठीक है, उसे 1 kg टोमेटो जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसे मिलता है मान लीजिए कि 20 रुपये मिलता है। ठीक है, 1 kg टोमेटो प्रोड्यूस करने में उसे कितना लागत है, 20 रुपीज़, उसे फाइनल मिलता है उसे 20 रुपीज़। ठीक है, कल के डेट में वही 20 रुपीज़ जो है वो मान लीजिए कि वो भी घट जाए,
ठीक है, तो वो भी बढ़ जाए, मान लीजिए कि 40 हो गया तो कल के डेट में उसे 30 मिलने लगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इसे भी कल के डेट में मान लीजिए कि 20 की जगह इसे भी कम कम रुपए मिलेगा किसी रिस्क के कारण, ठीक है, किसी सप्लाई चेन के कारण या किसी भी कारणवश से ये 20 की जगह इसे मान लीजिए कि कम में मिले, 15 रुपये में मिले। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ, चाहे टोमेटो केचप का मैन्युफैक्चरर हो या फार्मर जो कि टोमेटो को प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों रिस्क से एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो दोस्तों इस रिस्क से जो एक्सपोज है, अब वहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों चाहे तो, ये देखिए दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ये है और एक पार्टी ये है, तो वो चाहे तो एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करते। तो डेरिवेटिव एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। क्या है दोस्तों, डेरिवेटिव एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होगा, टोमेटो केचप मैन्युफैक्चरर के बीच में और फार्मर के बीच में। अब कॉन्ट्रैक्ट किस रूप का होगा, कॉन्ट्रैक्ट इस रूप का होगा कि ये बोलेगा कि आज से अभी ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा कि आज से 1 साल बाद, ठीक है, मैं तुमसे टमाटर खरीदूंगा 32 रुपये में, ठीक है, आई विल परचेज टोमेटो इन ₹32। और फार्मर को भी ये भी क्या बोलेगा, फार्मर भी क्या बोलेगा कि मुझे उसका जो लागत है वो मुझे कितना चाहिए, वो मुझे चाहिए 18 रुपीज़ या 20 रुपीज़, इतना इसी रेट पे हम बेचेंगे, 20 रुपीज़ से बेचेंगे और फाइनली इसे मिलेगा 32 रुपीज़ में, ठीक, क्योंकि और भी कुछ एक्स्ट्रा बीच में मिडिल मैन रहते हैं, इसीलिए कॉस्ट बढ़ के 32 हो जाएगा। दोस्तों इससे क्या हुआ कि इसने एक कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया कि 1 साल बाद मुझे 32 रुपये में टोमेटो मिलेगा, और इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 साल बाद मुझे 20 रुपये में टोमेटो बेचना है। तो ये जो 15 रुपये का जो रिस्क था वो तो अब मिनिमाइज हो गया ना, वो तो अब नहीं रहा, और इसे जो 40 रुपये में खरीदना पड़ता है वो भी मिनिमाइज हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत इन दोनों ने अपना प्राइस फिक्स कर लिया, इसे ये डेरिवेटिव कहते हैं दोस्तों, यही होता है हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया। तो दोस्तों ये जो डेरिवेटिव होता है, जो भी हमारा फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस होता है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि हम आज के डेट से ही आगे का फॉरवर्ड रेट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ फ्यूचर में मैं इस रेट पे ये बॉन्ड खरीदूंगा, ये बॉन्ड बेचूंगा या ये शेयर खरीदूंगा, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि डेरिवेटिव का एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक और डेफिनेशन है डेरिवेटिव का कि ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना टोमेटो वाला, ठीक है, तो टोमेटो का प्राइस, ठीक है, तो डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों whose value is derived from whose value is derived from value of other asset। मतलब दूसरे एसेट्स के से इसका वैल्यू डिराइव होता है, वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स। और उस एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस एसेट्स को हम लोग कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। तो जिससे इसका वैल्यू डिराइव होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव का हमारा क्या है, डेफिनेशन है। अब क्या होगा कि जब हमारा अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चेंज होगा, व्हेन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट चेंजेस, तो चूंकि डेरिवेटिव का वैल्यू उस अंडरलाइंग एसेट से डिराइव है, तो यदि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा, देन वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव आल्सो चेंज। तो जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव आल्सो चेंजेस। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया कि डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। मैंने 4 डेफिनेशन लिखे हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें रिस्क के अगेंस्ट शेल्टर दे, कैसे शेल्टर देगा रिस्क के अगेंस्ट, मैंने एग्जांपल भी लेके बताया आपको, टोमेटो केचप वाला एग्जांपल। उसके दोस्तों एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसको एक्सपोजर में यदि ऐड कर दें तो वो न्यूट्रलाइज कर लेता है प्रोफाइल ऑफ एक्सपोजर की अनसर्टेनिटी को। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जिसका वैल्यू अंडरलाइंग एसेट के वैल्यू से डिराइव होता है, और यदि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चेंज होगा तो डेरिवेटिव का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये 4 डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है डेरिवेटिव से रिलेटेड। अब दोस्तों हम लोग आते हैं रिस्क पे। लेट अस टॉक अबाउट रिस्क। आप रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ डू यू डिफाइन रिस्क। तो दोस्तों रिस्क एक बेसिकली एक अनप्लान्ड इवेंट होता है। रिस्क इज व्हाट, एन अनप्लान्ड इवेंट। रिस्क बेसिकली एक अनप्लान्ड इवेंट होता है जिसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस होता है। विथ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। और इसके कारण होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है,
रिजल्टिंग इन लॉस और रिड्यूस्ड अर्निंग। तो इसका इफेक्ट आपने देखा कि हमारा अर्निंग घट जाता है, ठीक है। तो रिस्क यही होता है, रिस्क बेसिकली एक अनप्लान्ड इवेंट है जिसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस है, और फाइनली इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि हमारा अर्निंग क्या हो जाता है, घट जाता है। तो दोस्तों रिस्क का रिलेशन कैसे है आप देख सकते हैं रिटर्न के साथ। तो मैं आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि हाउ रिस्क इज़ रिलेटेड टू रिटर्न। तो बेसिकली ये हमारा एक टेबल, एक हमारा चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को हम लोग रिस्क पे शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे रिस्क शो कर रहे हैं दोस्तों, और वाई एक्सिस पे हम लोग रिटर्न को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों रिलेशन देखिए रिस्क और रिटर्न का, तो लीनियर रिलेशन है, ठीक है। ये ऐसा कुछ रिलेशन मिलेगा। तो इस रीजन में आप देख सकते हैं, इस रीजन में आपका लो रिस्क है, तो लो रिस्क है तो रिटर्न भी आपका क्या है, लो है। सिंपल सी बात है, रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी क्या होगा, कम होगा। और आप इस रीजन में देखिए, इस रीजन में देखिए तो हाई रिस्क है, तो ऑब्वियसली बात है रिस्क हाई है तो आपका रिटर्न भी क्या होगा, हाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न और रिस्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए, तो रिस्क के बारे में समझ गए, एक अनप्लान्ड इवेंट जिसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस होगा, जिस कारण से हमारा अर्निंग घट जाएगा, ठीक है। तो वो अनप्लान्ड होता है रिस्क। तो अब दोस्तों रिस्क की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग कुछ अब एक रीज़न भी देख लेते हैं, कुछ काउजेस भी देख लेते हैं रिस्क का, ठीक है। लेट अस सी सम काउजेस। तो देखिए सबसे वेरी कॉमन रिस्क, सो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज में फेस करते हैं इन फॉरेक्स ऑपरेशन। हम लोग फॉरेक्स से डील कर रहे हैं, तो फॉरेक्स ऑपरेशन में कॉमन रिस्क कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला है हमारा एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। पहला क्या है, कौन सा रिस्क है, एक्सचेंज रिस्क है। दूसरा है दोस्तों हमारा सेटलमेंट रिस्क। तो इस सेटलमेंट रिस्क को हम लोग टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं, नाम याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है, टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे इसको हर्स्टेड रिस्क भी कहा जाता है, मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा आगे। हर्स्टेड रिस्क कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हर्स्टेड बेसिकली एक बैंक का नाम था जो कि जर्मनी में एक बैंक था। 1974 ईस्वी में उसका फेलियर आ गया, जिस कारण से इस रिस्क को नाम दे दिया गया हर्स्टेड रिस्क। चलिए, उसके बाद दोस्तों जो थर्ड टाइप ऑफ रिस्क है वो है लिक्विडिटी रिस्क। We will talk about this also. The fourth type of risk is called sovereign risk. The fifth type of risk is called country risk. After that we have interest rate risk. And the seventh type is called operational risk. तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है, आइए हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज एक्सचेंज रिस्क। ओके, सो लेट अस बिगिन विद एक्सचेंज। हम लोग एक पॉइंट समझते हैं एक्सचेंज रिस्क होता क्या है, क्या क्या पॉइंट है जो कि हमें एक्सचेंज रिस्क से रिलेटेड ध्यान में रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट एक्सचेंज रिस्क। तो दोस्तों एक्सचेंज रिस्क में क्या है कि यहाँ पे एक्सचेंज रिस्क में आप इसको बेसिक समझिए कि एक ऐसा रिस्क होता है जिसका मूवमेंट जिसका कारण क्या है दोस्तों, एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट के मूवमेंट के कारण जो रिस्क अराइज होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज रिस्क। सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए कि आज के डेट में एक यूएस डॉलर जो है दोस्तों, वो मान लीजिए कि 74 रुपये है। कल के डेट में एक यूएस डॉलर बढ़ के हो जाए मान लीजिए 76, यही तो एक्सचेंज रेट होता है। तो एक्सचेंज रेट मूव कर गया, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या है कि हमारा जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट हुआ है और जो यूएस करेंसी है वो एप्रिसिएट हुआ है। तो यहाँ पे जो रिस्क फेस कर रही है वो उसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है हमारा एक्सचेंज रेट का, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए इसके कारण क्या होता है, ये जो एक्सचेंज रेट का मूवमेंट जो होता है उसके कारण क्या होता है दोस्तों, वो जरा देखते हैं। तो देखिए दो चीज़ समझना है कि मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट रिजल्ट इन लॉस। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये लॉस करता है किसके, लॉस फॉर डीलर्स ओपन पोजीशन। तो जो डीलर का जो ओपन पोजीशन है वहाँ पे ये लॉस करता है। अब देखिए दो केस है इसमें, एक केस में क्या होगा कि जो हमारा एसेट्स है,
ठीक है, वो एक्सेस हो जाए लायबिलिटी से, वो ज़्यादा हो जाए लायबिलिटी से। तो यदि एसेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटी होगा तो जो डीलर हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या होगा, डीलर फेसेस लॉन्ग पोजीशन। देखिए दो तरह का पोजीशन होता है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, इसको समझिएगा। जब एसेट लायबिलिटी से ज़्यादा हो जाता है तो लॉन्ग पोजीशन फेस करता है डीलर, और लॉन्ग पोजीशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ओवरबाउट पोजीशन। ओवरबाउट पोजीशन। अब दोस्तों मैं इसको समझाता हूँ दोस्तों, जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए हाँ, तो इसको ओवरबाउट का मतलब क्या हुआ, ओवरबाउट का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है अमेरिकन डॉलर का जो प्राइस है, अमेरिकन डॉलर का जो प्राइस है, का जो कीमत है, वो फ्यूचर में घट जाए। ठीक है, समझिए, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब एक लिमिट को एक्सीड कर जाए, जो अमेरिकन डॉलर का प्राइस है वो क्या हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा घट जाए। तो ऐसा क्यों घटा, क्योंकि ओवरबाउट हुआ। ठीक है, तो इस केस में जो है डीलर कैसा कैसा फेस करेगा, तो मतलब देखिए ओवरबाउट मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लिया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को खरीदेंगे तो उसका डिमांड क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसेट्स जो है वो लायबिलिटी से ज़्यादा है, और ऐसे पोजीशन को हम लोग कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है हमारा जब एसेट जो है वो लायबिलिटी से कम है, यानी लायबिलिटी हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं ओवर सोल्ड पोजीशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, ओवर सोल्ड पोजीशन। तो दोस्तों इसका इफेक्ट समझिए, एसेट यदि लायबिलिटी से ज़्यादा होगा तो डीलर लॉन्ग पोजीशन फेस करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि बैंक रिस्क तब एक्सपोज है कि जब करेंसी क्या होगा, डेप्रिसिएट होगा वैल्यू में। ठीक है, रिस्क इफ द करेंसी डेप्रिसिएट। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा अमेरिकन डॉलर को क्या कर दिया गया, अमेरिकन डॉलर को खरीद लिया गया। ठीक है, तो खरीद लिया गया, तो इसी कारण क्या हुआ, अमेरिकन डॉलर का जो प्राइस है वो डेप्रिसिएट हो गया। तो करेंसी क्या हो जाता है दोस्तों, इसका रिस्क तब एक्सपोज होता है जो हमारा करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो जाए। ठीक है, एक होता है हमारा केस जब एसेट लायबिलिटी से कम होता है, जिसे हम लोग ओवरसोल्ड पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ओवरसोल्ड पोजीशन, या कभी कभी आप इसे शॉर्ट पोजीशन भी देखेंगे, इसे भी एक और नाम है शॉर्ट पोजीशन। अब देखिए शॉर्ट पोजीशन का इफेक्ट क्या होता है ये समझिए। शॉर्ट पोजीशन का करने का मतलब क्या, ओवरसोल्ड का मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ज़रूरत से ज़्यादा जो है करेंसी को बेच दिया जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप करेंसी को बेच देंगे, ठीक है, तो करेंसी क्या होगा, इस केस में जो है रिस्क तब होगा, लॉस तब आएगी जब हमारा करेंसी वैल्यू में अप्रिसिएट होगा। यदि मान लीजिए कि करेंसी का वैल्यू जो है अप्रिसिएट हो, आप इसको एग्जांपल लेके समझिए तो क्लियर होगा। देखिए हमने क्या किया कि ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी को बेच दिया। जैसे मान लीजिए कि $1 जो है आज के डेट में, $1 जो है वो आज के डेट में मान लीजिए 74 रुपया है। ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों, आज के रेट से ही जो है डॉलर को बेच दिया। कल के डेट में मान लीजिए कि डॉलर का वैल्यू जो है, हाँ कल के डेट में मान लीजिए कि डॉलर का जो वैल्यू है वो, हाँ वो मान लीजिए कि 78 हो गया। तो दोस्तों हमने तो 74 रुपये में ही भेज दिया ना, और कल के डेट में कितना हो गया, 78 रुपया हो गया। तो हमें क्या सहना पड़ रहा है, लॉस सहना पड़ रहा है ना। तो यदि करेंसी अप्रिसिएट होगा और पोजीशन हमारा ओवरसोल्ड पोजीशन है तो हमें लॉस सहना पड़ेगा। ये समझ में है आपको। जैसे आज के डेट में है 74 रुपया, कल के डेट में हो गया 78 रुपया, 78 रुपीज़ हो गया। तो दोस्तों हमने 74 रुपये में भी बेच दिया सभी अपने एसेट को, लेकिन हम उसको बेच सकते थे 78 रुपये में तो और गेन होता, लेकिन हमने लॉस शेयर किया। तो यदि करेंसी अप्रिसिएट होगा ओवरसोल्ड पोजीशन में तो लॉस होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ, लॉन्ग पोजीशन को भी समझा देता हूँ दोस्तों। लॉन्ग पोजीशन में मान लीजिए सेम केस है, $1 जो है वो है आपका 74 रुपया। ठीक है, मान लीजिए। तो दोस्तों हमने इसी रेट पे बहुत सारा डॉलर को खरीद लिया। कल के डेट में मान लीजिए कि $1 का वैल्यू घट के हो जाए 70 रुपया, तो दोस्तों हमें लॉस ही तो है। तो करेंसी यदि डेप्रिसिएट होगा तो क्या होगा, हमें लॉस फेस करना पड़ेगा। किस पोजीशन में, लॉन्ग पोजीशन में। एग्जांपल से समझिए, आज के डेट में $1 का वैल्यू है 74 रुपया, हमने बहुत सारा डॉलर इसी रेट पे खरीद लिया, लेकिन कल के डेट में 74 से हो गया 70, तो करेंसी यहाँ पे डेप्रिसिएट हुआ ना। तो करेंसी डेप्रिसिएट हुआ तो हम यदि रुके रहते, नहीं खरीदते, तो हम 70 रुपये में खरीदते। तो 70 रुपये में खरीदते तो हमें क्या होता, गेन होता, लेकिन हमने लॉस सहन किया। तो किस केस में लॉस होता है वो आपने समझ लिया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि हमारा लॉन्ग पोजीशन हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, और ये कंसेप्चुअल इसलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ। यदि हमारा लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब ओवरबाउट पोजीशन है, तो ओवरबाउट पोजीशन में लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, यदि करेंसी हमारा डेप्रिसिएट करे। क्यों डेप्रिसिएट करे, तो अब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छा एक पहला केस हुआ। दूसरा केस है दोस्तों, यदि हमारा शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन कहने का मतलब ओवरसोल्ड पोजीशन, ओवरसोल्ड पोजीशन है।
तो ओवरसोल्ड पोजीशन में लॉस कब होगा, जब करेंसी एप्रिसिएट होगा, जब करेंसी क्या होगा, एप्रिसिएट होगा। तो ये दो केस आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉन्ग पोजीशन का और शॉर्ट पोजीशन का। हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों क्या, एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट के मूवमेंट के कारण देखिए लॉन्ग पोजीशन में कब रिस्क होगा और शॉर्ट पोजीशन में कब रिस्क होगा, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये इसका बेसिक रीजन तो वही है ना कि एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, ओके दोस्तों। अब देखिए अब इस रिस्क को कैसे कंट्रोल करें, ये जो एक्सचेंज रिस्क है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करने के लिए दोस्तों लिमिट्स को पुट किया जाता है। कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिमिट्स पुट करना पड़ता है। अभी मैं लिमिट्स की बात करूंगा आगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि डे लाइट लिमिट, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे आप मान लीजिए इसके अलावा आप ओवरनाइट लिमिट, ओवरनाइट लिमिट, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे सिंगल डील लिमिट, बहुत सारा लिमिट है। तो इस लिमिट से क्या करते हैं हम लोग कि एक्सचेंज रेट के जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं और एक्सचेंज रिस्क से हम लोग कम एक्सपोज होते हैं। चलिए ये आपको मैं बताऊंगा। अब हम लोग एक्सचेंज रिस्क के टाइप्स को देख लेते हैं। लेट अस सी सम टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रिस्क। तो ब्रॉड वे में हम बात करें तो एक्सचेंज रिस्क को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, the second part is called translation exposure, and the third part is called operating exposure, operating exposure। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट के साथ जो कि है अपना ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ठीक है, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि 2 कंपनी है, मैं इसको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ये मान लीजिए कि एक कंपनी है, दिस इज कंपनी एक्स, दिस इज कंपनी एक्स, ठीक है। और एक दूसरी कंपनी है, मान लीजिए ये कंपनी है वाई, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हुआ क्या कि कंपनी जो है ये एक्स जो है वाई को एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट 1000 kg ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। 1000 kg स्पाइसेस एक्सपोर्ट करती है और रेट दिया हुआ है कि रेट है $1 बराबर 71.5 रुपीज़, ठीक है। ये मान लीजिए रेट है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये तो एक्सपोर्ट कर रही है। अब क्या हुआ, एंड ऑफ टर्म, मतलब टर्म के एंड में क्या हुआ कि ड्यू टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, तो ड्यू टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन क्या हुआ, एक्सचेंज रेट बढ़ के हो गया 71.5 से मान लीजिए हो गया 74 रुपया, 74 रुपीज़ हो गई, ठीक है। तो इसके कारण जो रिस्क आता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। क्या कहते हैं इसे हम लोग, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो दोस्तों देखिए जब भी क्रॉस करेंसी डीलिंग होगा या ट्रांजैक्शन होगा तो कन्वर्जन रेट आएगा जो कि एप्लीकेबल होगा जब कॉन्ट्रैक्ट इंटर होता है और जब कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन रिस्क एक्सपोजर आता है जहाँ पे रेट में फ्लक्चुएशन आए। अभी देखिए फ्लक्चुएशन आया कि नहीं आया, अभी था 71.5, अब हो गया 74। तो ये जो फ्लक्चुएशन के कारण जो रिस्क आता है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों पार्टी को सफ़र करना पड़ेगा इस फ्लक्चुएशन में, आइदर अदर पार्टी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अभी तक देखिए, अभी तक जैसे ये जो एक्सपोर्ट करती है तो इसको पैसा देना पड़ता था ना, तो अभी तक इसको $1 का 71.5 देना पड़ा था, अभी कितना देना पड़ेगा, 74 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, तो ये जो रिस्क है, ठीक है, आप पेइंग मोर, द रिस्क ऑफ पेइंग मोर, ठीक है। तो या तो मान लीजिए कि घट जाता तो इसको कम रिसीव करता, तो यहाँ पे इसे रिस्क हो जाता। तो दोनों केस में मान लीजिए इस केस में करेंसी हमारा रुपी जो है वो डेप्रिसिएट हुआ, उल्टा मान लीजिए रुपी एप्रिसिएट होता तो इसे लॉस होता। तो एक नहीं को लॉस तो फेस करना पड़ रहा है ना, तो ऐसे रिस्क को हम लोग कहते हैं दोस्तों ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो सच टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है। तो इसका रीज़न आप समझे, रीज़न है कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। यदि फ्लक्चुएशन जो होता है हमारा एक्सचेंज रेट में, उस कारण से किसी एक पर्सन को या तो कम रिसीव, या तो यदि वो कम रिसीव करेगा, ठीक है, या तो ज़्यादा पे करेगा, तो उसके कारण जो एक्सपोजर होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो सेकंड टाइप ऑफ एक्सपोजर जो हमें पढ़ना है वो है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। सबका वही कारण है एक्सचेंज रेट का मूवमेंट, लेकिन अलग अलग टाइप से। अब दोस्तों ट्रांसलेशन एक्सपोजर को हम लोग समझते हैं, ठीक है। दोस्तों एग्जांपल समझिए कोई एमएनसीज कंपनी है,
कोई एमएनसीज कंपनी है, ठीक है, तो दोस्तों उसका मान लीजिए कि विदेश में, ठीक है, अब देखिए समझिए वही भारत की मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, ठीक है, उसका अलग अलग सेंटर्स है, उसका अलग अलग ब्रांचेज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया में है, चाइना में है, जापान में है। ये मान लीजिए यूएसए की कंपनी है, एमएनसीज कंपनी यूएसए की है, और मान लीजिए कि एक आपका फ्रांस में है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपनीज है, ये अलग अलग इसके ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा कि जब वो अपना अकाउंट को कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट, कि यदि मान लीजिए कि वो अपना एसेट और लायबिलिटी का को देखना चाहेगी, मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर करना चाहेगी, सिंपल वे में समझे तो जब वो प्रिपेयर करेगी तो दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे तो इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है इंडियन करेंसी रुपीज़ में, यहाँ पे चाइनीज़ की करेंसी में हो रहा है, यहाँ जापान की करेंसी में, और यहाँ फ्रांस की करेंसी में। लेकिन क्या होगा कि उसका जो कंपनी का जो एसेट है, लायबिलिटीज़ है, इनकम है, इक्विटी है, ठीक है, तो वो फॉरेन करेंसी में है, यहाँ पे फॉरेन करेंसी में है, यहाँ पे इस केस में रुपीज़ में है, इस केस में चाइनीज़ करेंसी में है, तो सभी केस में फॉरेन करेंसी में है। लेकिन जब उसका अकाउंट कंसोलिडेशन होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंसोलिडेशन होगा, वो किस करेंसी में होगा, इसके डोमेस्टिक करेंसी में होगा, जो कि डॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे रिस्क फेस करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, वो ये रहा है कि है इसका ट्रांजैक्शन डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रहा है उस फॉरेन करेंसी में, लेकिन जब इसका अकाउंट कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसे लॉस या गेन फेस करना पड़ता है एक्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ एक्सपोजर में। तो समझिए यहाँ पे करेंसी का ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ पे इसीलिए कहा गया है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। इसका करेंसी जो है फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी को हम लोग डोमेस्टिक करेंसी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और इस कारण से उसे क्या करना पड़ रहा है, नोशनल लॉस या गेन फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ठीक है। तो दोस्तों यदि इसका डेफिनेशन हम लोग लिखें, ट्रांसलेशन एक्सपोजर का डेफिनेशन हम लोग लिखें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसे लिख सकते हैं कि रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन in exchange rate that causes चेंजेस इन, आप देखिए इसी कारण क्या होगा, इसका जो कंपनी का जो एसेट्स है, चेंजेस इन वैल्यू ऑफ कंपनीज एसेट, लायबिलिटी, ठीक है, इनकम, इक्विटीज, तो इसका ये सभी चीज़ चेंज होगा, कंपनी का एसेट, लायबिलिटी, इनकम, इक्विटी का क्या कारण है चेंज होने का, कि एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन के कारण, ठीक है। और ये जनरली किस में होता है, एमएनसीज में होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है, ठीक है। और क्योंकि इसका जो ऑपरेशन होता है वो डिफरेंट फॉरेन करेंसी में होता है, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन होता है वो किस करेंसी में होता है, फॉरेन करेंसी में होता है, तो उस रिस्क ये एक्सपोज होता है ये एमएनसीज, ठीक है। और जो इसका फाइनेंशियल ऑपरेशन होता है फॉरेन करेंसी में, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका बनता है दोस्तों, वो किस करेंसी में होता है, डोमेस्टिक करेंसी में। आप समझ सकते हैं, ऑपरेशन हो रहा है फॉरेन करेंसी में, और कंसोलिडेशन जो हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो किस करेंसी में हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी में। तो आज के तो इस कारण से ऑब्वियस सी बात है कि एक्सचेंज रेट इसे फेस करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन है फेस करना पड़ेगा, इस कारण से ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर से एक्सपोज होता है। तो ये हमारा सेकंड टाइप है एक्सचेंज रेट का, ट्रांसलेशन एक्सपोजर। अब आइए दोस्तों हम लोग थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो ऑपरेटिंग एक्सपोजर आपको का मतलब क्या होता है, जो भी फर्म्स हैं और जो भी कंपनीज हैं वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से एक्सपोज रहती है। अब जैसे एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो सकता है आपका, चेंज इन कंपटीशन, कभी कंपटीशन बढ़ जाए तो ज़्यादा आदमी मार्केट में आ जाए, ठीक है, तो चेंज इन कंपटीशन एक फैक्टर हुआ। उसके बाद क्या हो सकता है, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी अभी सरकार करती है, ठीक है, जिस कारण से एक्सपोर्ट अफेक्ट होता है। उसके बाद कभी मान लीजिए कि इंपोर्ट ड्यूटी में इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये सभी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फैक्टर्स हैं ये सभी क्या है, ये सभी हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इसका इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, किससे इफेक्ट पड़ता है, फर्म्स या कंपनीज को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
फर्म्स या कंपनीज को इसका इफेक्ट पड़ता है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं दोस्तों, आपने HMT वाच के नाम सुना होगा। HMT वाच जो है 1970 से लेकर 1980 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है। लेकिन 1980 के बाद जो है इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। क्यों पॉपुलैरिटी कम हो गई? कि इसलिए हो गई क्योंकि क्वार्ट्ज वाच आने लगा और वो चीपर था, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंपटीशन आ गया, ठीक है। क्वार्ट्ज वाच जो है वो हमारे मार्केट में आने लगा और ये जो वाच था दोस्तों वो चीपर था। तो दोस्तों आदमी क्या, लोग क्या पसंद करेंगे? सस्ता माल पसंद करेंगे। तो इसीलिए जो है इसका पॉपुलैरिटी घट गया, HMT वाच का, और ये कंपनी डाउन हो गई और क्वार्ट्ज वाच का सेल बढ़ गया। तो दोस्तों ये जो आपने केस देखा HMT वाच का डाउनफॉल का, तो दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग एक्सपोजर ही तो है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन में चेंज आया, इस कारण से हमारा एक तरह का एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जिस कारण से जो HMT नामक फर्म थी वो डाउन साइज होगी, वो उसका डाउनफॉल हो गया। तो ऐसे ऐसे एक्सपोजर से भी हमारे फर्म्स या कंपनीज एक्सपोज होते हैं, आपने समझ लिया। तो हमने 3 एक्सपोजर देखा एक्सचेंज रेट में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क को डिस्कस करते हैं, जो कि है अपना सेटलमेंट रिस्क। लेट अस डिस्कस द सेकंड टाइप, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट रिस्क। तो दोस्तों सेटलमेंट रिस्क के बारे में बात करें तो एक तरह से ये क्रेडिट रिस्क है। कैसा रिस्क है? क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों क्रेडिट रिस्क इन फॉरेक्स, तो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन में क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब है कि बेसिकली ये रिस्क होता है काउंटर पार्टी का। तो एक तरह का आप समझिए कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट पार्टी और काउंटर पार्टी। तो काउंटर पार्टी जो है वो अपना ऑब्लिगेशन जो है नहीं मीट कर पा रही है, ठीक है। जो भी उसने अप्लाई किया था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के एंड में इतना आपको अमाउंट दूंगा, वो डिफ़ॉल्ट कर जा रही है। तो वहाँ पे आता है दोस्तों हमारा क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तो इसका जहाँ तक बात करें हम लोग सेटलमेंट रिस्क का, तो इसे हम लोग कहते हैं डिलीवरी रिस्क। इसे और एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं हम लोग डिलीवरी रिस्क। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अमेजॉन कंपनी से या कोई भी अपना जो अमेजॉन से कुछ सामान मंगाया, ठीक है। ये आप एक तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में और अमेजॉन कंपनी के बीच में। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने चूंकि पेमेंट कर दिया है, तो अमेजॉन का काम है कि वो आपको गुड्स देगा, वो आपको जो भी सामान है वो देगा, और आपने क्या किया, उससे पैसा दिया। तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है आपके और अमेजॉन के बीच में। लेकिन मान लीजिए कल के डेट में अमेजॉन जो है वो आपको नहीं दे पा रहा है वो गुड्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रीच हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये एक तरह का सेटलमेंट रिस्क है। ये जो रिस्क है इसमें आपका जो एक जो काउंटर पार्टी है, काउंटर पार्टी कौन है? अमेजॉन है। तो काउंटर पार्टी जो है वो आपके ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहा है, तो ये जो यहाँ पे जो रिस्क राइज होगा वो होगा हमारा सेटलमेंट रिस्क। इसी यहाँ पे एक तरह से इसको डिलीवरी रिस्क भी कहते हैं, क्योंकि अमेजॉन आपके गुड्स को डिलीवर नहीं कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिलीवरी रिस्क। समझ में आया आपको? सेटलमेंट रिस्क का ये बेस्ट एग्जांपल है जो कि मैंने आपको समझाया। अब दोस्तों सेटलमेंट रिस्क को हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कैटेगराइज जो क्रेडिट रिस्क है उसे 2 पार्ट में। तो वो कौन कौन सा पार्ट है आइए जरा देखते हैं। सो वी कैन कैटेगराइज दिस क्रेडिट रिस्क in 2 parts. The first part is called pre-settlement risk. And the second part is called settlement risk. तो एक है हमारा प्री सेटलमेंट रिस्क, एक है हमारा और एक है हमारा सेटलमेंट रिस्क। तो दोस्तों लेट अस डिस्कस बोथ द रिस्क। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज प्री सेटलमेंट रिस्क। चलिए हम लोग सबसे पहले प्री सेटलमेंट रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो इसे प्री सेटलमेंट रिस्क है, या इसका दूसरा नाम होता है डिफॉल्ट रिस्क, या इसे हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क भी कहते हैं। ये तीनों नाम है इसका। तो वी कैन कॉल आइदर ऑफ दिस, प्री सेटलमेंट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो काउंटर पार्टी है वो फेल हो गया। इसका डेफिनेशन समझिए, काउंटर पार्टी फेलियर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट compelling bank to cover the contract at ongoing market rate।
ठीक है, अब देखिए समझिए क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था, अमेजॉन और आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो था डेट ऑफ डिलीवरी मान लीजिए था आपका 20 मार्च मान लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको पता चला 10 मार्च को ही कि ये जो काउंटर पार्टी है वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैच्योरिटी डेट था 20 मार्च, लेकिन उससे पहले ही आपको पता चल गया कि ये जो आपका काउंटर पार्टी है 10 मार्च को ही पता चल गया कि काउंटर पार्टी कैन नॉट फुलफिल योर कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पे आपने आपको आप किस रिस्क से एक्सपोज हैं, आप किस सेटलमेंट रिस्क से एक्सपोज हैं, ठीक है। क्योंकि आपके और उस काउंटर पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यू आर एक्सपोज टू दिस प्री सेटलमेंट रिस्क। अब दोस्तों इसके कारण इफेक्ट क्या होगा कि आप बैंक या बैंक के केस में बात करें तो बैंक क्या करना पड़ेगा कि जो ऑनगोइंग मार्केट रेट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ये था कि मैं इस रेट पे, जैसे मैंने केचप और फार्मर वाला एग्जांपल लिया था ना, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं 30 रुपये में लूंगा और तुम मुझे 20 रुपये में बेचना, ऐसे करके था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ फेल होता दिख रहा है, तो जो ऑनगोइंग मार्केट रेट है उसी पे उस बैंक को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यही डिफरेंस है प्री सेटलमेंट रिस्क में, ठीक है। तो नाम ही है प्री सेटलमेंट ना, सेटलमेंट होने से पहले ही जो रिस्क राइज हो है उसे कहते हैं प्री सेटलमेंट रिस्क। दोस्तों दूसरा टाइप जो हमने डिस्कस किया वो था हमारा सेटलमेंट रिस्क। देखिए दोस्तों सेटलमेंट रिस्क क्या होता है, यहाँ पे काउंटर पार्टी फेलियर यहाँ भी होगा, लेकिन सेटलमेंट से पहले नहीं होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट। अब कुछ कारण ऐसे अराइज हो जाते हैं दोस्तों, जिस कारण से क्या होता है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सेटलमेंट जो है आपका काउंटर पार्टी फेल हो जाता है आपकी ऑब्लिगेशन को मीट करने में। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, टाइम जोन डिफरेंस। देखिए दोस्तों ये टाइम जोन डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है, मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। टाइम जोन डिफरेंस का इफेक्ट सेटलमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो काउंटर पार्टी है वो नहीं देना चाहता है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मीट करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन राइज हो जाता है जो कि काउंटर जिस कारण से वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों हर्स्टेड रिस्क, इसका बेस्ट एग्जांपल है। मैं आपको समझाता हूँ ये हर्स्टेड रिस्क में हुआ क्या था, ठीक है। तो आपको ये काउंटर पार्टी रिस्क समझ में आ जाएगा। देखिए हुआ ऐसा कि 1974 का आपको 26 जून, ठीक है। तो ये जो जर्मन बैंक थी हर्स्टेड वो फेल कर गई। क्यों फेल कर गई? क्योंकि इसने फॉरेन करेंसी रिसिप्ट लिया था यूरोप में, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये पेमेंट नहीं कर पाई। देखिए समझिए, एक यूएस डॉलर की कंपनी से यूएस की कंपनी से इसने काफ़ी ज़्यादा पैसा लिया था, ठीक है, फॉरेन करेंसी रिसिप्ट लिया था यूरोप में, लेकिन ये पेमेंट नहीं कर पाए, पेमेंट यूएस डॉलर को नहीं कर पाई। ये कौन सी कंपनी थी? ये थी हर्स्टेड। ये हर्स्टेड बैंक थी जर्मन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक था कि मैं बाद में पे करूँगा, लेकिन इससे पहले ही ये बैंक बंद हो गई, ठीक है। तो बैंक बंद हो गई तो वो यूएस में पेमेंट नहीं कर पाई, ठीक है। तो दोस्तों इसके कारण क्या होगा, जो काउंटर पार्टी थे, तो यहाँ पे यूएस के जो काउंटर पार्टी थे उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस सहना पड़ा था। तो ये था हमारा हर्स्टेड रिस्क। तो ये जो आपका देखिए बंद हो जाना, क्योंकि जर्मन के रेगुलेटर ने इस बैंक को बंद कर दिया, तो ये एक तरह का रिस्क सेटलमेंट रिस्क का पार्ट है। अब ये जो कोलैप्स हुआ था हर्स्टेड का, इस कारण से हमारे बीसीबीएस का फॉर्मेशन हुआ था। बीसीबीएस क्या है दोस्तों? बीसीबीएस का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। जिसके अंदर क्या है कि सेंट्रल बैंक के और रेगुलेटरी अथॉरिटी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं G10 के, और इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड में, बेसल स्विट्जरलैंड में। तो टाइम जोन डिफरेंस याद रखिएगा, कीवर्ड है यहाँ पे टाइम जोन डिफरेंस। टाइम जोन डिफरेंस के कारण जो हमारा रिस्क आता है वो होता है हमारा सेटलमेंट रिस्क। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिस्क की बात करते हैं, वो है हमारा लिक्विडिटी रिस्क। दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा रिस्क है जिसके अंदर जो कंपनी है अनएबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीमेंट due to inability to convert it into cash,
देखिए लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका कंपनी है, ठीक है, आपके कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है, गोल्ड बेसिकली एक एसेट होता है, ठीक है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है कैश की, किसकी रिक्वायरमेंट है, कैश की, आपको किसी पार्टी को कैश प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों ये जो गोल्ड है वो फिक्स एसेट है, आप इसे लिक्विड एसेट नहीं कर सकते हैं, सो यू कांट कन्वर्ट इट टू कैश एट वेरी अर्लीस्ट, आप इसे कैश में कन्वर्ट जल्दी में नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि आपके पास एसेट है, ऐसा नहीं कि एसेट नहीं है, एसेट है लेकिन गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में नहीं है। तो दोस्तों आप अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहे हैं, जो एग्रीमेंट का जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको आप मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो एसेट है वो फिक्स एसेट है, वो लिक्विड एसेट नहीं है, आपके पास कैश नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिस्क अराइज होता है इस केस में, उसे हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो एक तो ये कारण था, एक तो ये कारण मैंने आपको समझाया लिक्विडिटी रिस्क अराइज होने का, कि आपके पास कैश नहीं है, आपके पास जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एसेट चाहिए वो नहीं है आपके पास। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मैं दूसरा पार्ट आपको समझाता हूँ कि देखिए हाँ, दूसरा पार्ट क्या है कि एसेट लायबिलिटी मैच्योरिटी मिसमैच। देखिए एक और चीज़ समझिए कि हमारा एसेट्स है, हमारा लायबिलिटीज़ है, जिस केस में मान लीजिए कि लायबिलिटी ज़्यादा रेट से ड्रेन हो रहा है, समझिए लायबिलिटीज ड्रेन्स आउट एट फास्टर रेट देन एसेट। देखिए जैसे मान लीजिए बैंक के पास लोन होता है एसेट के रूप में, और फिक्स डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स होते हैं लायबिलिटीज़ के रूप में। तो मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक डिपॉजिट देते जा रही है, ठीक है, डिपॉजिट लेते जा रही है और एसेट उसके पास है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि लायबिलिटी ज़्यादा रेट से ड्रेन हो रही है एसेट के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, मिसमैच होगा। किस में मिसमैच होगा, मैच्योरिटी मिसमैच होगा, मिसमैच इन मैच्योरिटी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो एसेट और लायबिलिटी के मैच्योरिटी में क्या होगा, मिसमैच आएगा, और इस कारण से कैसा रिस्क आएगा, इस कारण से जो रिस्क आता है वो आता है लिक्विडिटी रिस्क आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी रिस्क का मैंने 2 कारण आपको समझा दिया। जो उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क है दोस्तों, वह है आपका कंट्री रिस्क। वो कैसा रिस्क है दोस्तों, कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क में क्या होता है दोस्तों कि अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री, अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री, मतलब दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने के से रिगार्डिंग जो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड होता है उसे हम लोग कहते हैं कंट्री रिस्क, ठीक है। तो दोस्तों कंट्री रिस्क की यदि हम बात करें तो इसका भी आपको 3 टाइप होता है। इसका पहला टाइप होता है हमारा सॉवरेन रिस्क, इसका दूसरा टाइप होता है हमारा इकोनॉमिक रिस्क, अच्छा तीसरा टाइप होता है दोस्तों हमारा पॉलिटिकल रिस्क। तो आप किसी कंट्री में, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, सॉवरेन रिस्क में क्या होता है दोस्तों कि कोई मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक वैसा रूल ला रहा है जिस कारण से इन्वेस्टर का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा रेट से अफेक्ट हो रहा है, एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस कारण से जो रिस्क आएगा वो हमारा आएगा सॉवरेन रिस्क। तो सेंट्रल बैंक का रूल्स, इसका मेन कारण है जो हमारे सेंट्रल जैसे आरबीआई है, आरबीआई कुछ ऐसा रूल लेके आई जिस कारण से क्या होगा कि जो हमारा होल्डिंग है, इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा। तो उस कारण से जो रिस्क होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉवरेन रिस्क, ठीक है। तो इसको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सॉवरेन रिस्क को कैसे हम लोग मिनिमाइज करें। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है आपको कि आपको डिस्क्लेमर, समझिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लेमर क्लॉजेस देना पड़ेगा। किसमें, डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाउ डू वी रिड्यूस द सॉवरेन रिस्क। तो जब भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करें तो वहाँ पे डिस्क्लेमर क्लॉजेस डालें, ठीक है। और ये तो आपको देखना ही है। तो सेंट्रल बैंक के रूल के कारण आता है हमारा सॉवरेन रिस्क आता है। इकोनॉमिक रिस्क की यदि हम बात करें तो मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, वो अपने डेप्ट ऑब्लिगेशन पे डिफ़ॉल्ट कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि उसका इकोनॉमिक हेल्थ काफ़ी कमज़ोर है, तो कोई कंट्री, इसका कारण क्या है, कंट्री डिफॉल्टिंग ऑन इट्स डेप्ट ऑब्लिगेशन, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो वो अपने ही डेप्ट ऑब्लिगेशन पे डिफ़ॉल्ट कर रही है, मतलब उसके पास जितने भी डेप्ट्स है उसे फुलफिल उसे नहीं दे पा रही है, तो वहाँ पे एक आता था इकोनॉमिक रिस्क।
और तीसरा है हमारा पॉलिटिकल रिस्क। इसमें क्या होता है कि कुछ सिचुएशन, कुछ कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाते हैं। सीरिया का एग्जांपल लें, सीरिया में आपको पता है पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वहाँ पे आपका ये कंट्री रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, पॉलिटिकल सिचुएशन, नाम ही है पॉलिटिकल रिस्क। तो जो वैसा लॉस जिस कारण से पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण आती है किसी कंट्री में, तो वहाँ पे हम लोग होता है हमारा पॉलिटिकल रिस्क। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क है वो है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, इसे हम लोग गैप रिस्क भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए नाम ही है इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो यदि हमारा एडवर्स मूवमेंट हो, किसमें एडवर्स मूवमेंट हो, इंटरेस्ट रेट में, तो इंटरेस्ट रेट में यदि हमारा एडवर्स मूवमेंट हो तो उस कारण से जो रिस्क एक्सपोज होता है। अब देखिए इंटरेस्ट रेट में जो है, अब आप ये पूछिएगा कि इंटरेस्ट रेट किसका इंटरेस्ट रेट, तो ये ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट किस पे, तो इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, ठीक है, बोरोइंग पे इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, फिर आपका लैंडिंग पे इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, या करेंसी स्वैप, ये तो भी डेरिवेटिव है, करेंसी स्वैप हुए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो इनका इंटरेस्ट रेट यदि चेंज हो जाए तो इस कारण से जो रिस्क आता है दोस्तों वो हमारा कहलाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, एक तो ये केस मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हाँ, उसके बाद एक और पॉइंट है, ये तब भी होता है कि जब इंटरेस्ट रेट अलग अलग रेट अप्लाई करेगा एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो व्हेन डिफरेंट बेसिस, आपको ये देखना है कि कौन सा रिस्क किस कारण से होता है। व्हेन डिफरेंट बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट आर applied to asset and liability। ठीक है, तो वहाँ पे जो रिस्क आता है दोस्तों वो हमारा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कारण आपको समझना है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क बोले, गैप रिस्क बोले, तो वो हमारा कुछ कारण है इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों इसके कारण क्या होता है, हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम NII, इस पर इफेक्ट पड़ता है। हम लोग जब BFM के लास्ट मॉड्यूल को देखेंगे वहाँ पे हम लोग NII में के बारे में डिस्कशन करेंगे। NII होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो जो हमारा इंटरेस्ट, देखिए एक होता है हमारा रिस्क एसेट, रिस्क सेंसिटिव एसेट, और एक होता है हमारा रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे NII कहते हैं। तो यदि ये जो मिसमैच है, यदि ये जो गैप है, ये गैप यदि चेंज होगा तो NII भी क्या होता है, इफेक्ट होता है दोस्तों। तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, ओके, व्हेन वी डिस्कस द मॉड्यूल D। So for the time being, you just understand that when interest rate fluctuate, interest rate on deposit, borrowing, lending, currency swap, financial forward contract, if these interest rate fluctuate, if these interest rate move adversely, and then we are exposed to a type of risk which is called interest rate risk। okay, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है दोस्तों, नाम ही है इसका ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशन का मतलब है रिस्क ड्यू टू ऑपरेशनल फेलियर। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि ऑपरेशनल फेलियर में क्या हो गया, प्रोसेस में इफेक्ट आ गया, प्रोसेस, फिर सिस्टम ही हमारा फेल कर गया, फिर आ सकता है आपका क्या, पीपल, और क्या आ सकता है दोस्तों आपका इंटरनल फैक्टर्स। तो इन सभी में मान लीजिए कुछ फेलियर आ गया तो वहाँ पे जो रिस्क आता है उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल फेलियर। ठीक है, तो आप कैसे इसे कंट्रोल करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम रखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिजेंसीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कारण तरीके हैं जिससे हम लोग ऑपरेशनल रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा लीगल रिस्क। लीगल रिस्क में क्या होता है कि नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका रीजन समझिएगा, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट था दो पार्टी के बीच में वो इन्फोर्सिबल नहीं हुआ, ठीक है, किसी भी लीगल कारण से। ठीक है, तो अगेंस्ट अ काउंटर पार्टी, नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट अ काउंटर पार्टी। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण हो सकता है नॉन कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस।
तो जो भी हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं या सरकार है वो कुछ गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करती है, उसको यदि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो लीगल रिस्क आ सकता है। ठीक है, उसका तीसरा कारण हो सकता है कि ब्रीच ऑफ गवर्नमेंट रूल। तो सरकार के जो नियम है उसको यदि आप ब्रीच कर रहे हैं तब भी आप लीगल रिस्क से एक्सपोज हैं। तो ये 3 मेन कारण है दोस्तों हमारे लीगल रिस्क का। तो ये था हमारा रिस्क वाला टॉपिक। रिस्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, टाइप ऑफ रिस्क को डिस्कस किया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए, हाउ टू मैनेज द रिस्क, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, और फिर गाइडलाइंस को देखेंगे। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्टेप पे फोकस करते हैं जिससे हम लोग रिस्क को अवॉइड कर सकें और वहाँ से लॉस को भी अवॉइड कर सकें। तो वो इसमें कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन आता है सबसे पहले? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम है कि ये प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब करेगा या अप्रूव करेगा, किस चीज़ को? अप्रूव अ डिटेल्ड पॉलिसी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है। इट प्रिस्क्राइब्स और अप्रूव अ डिटेल्ड पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ वेरियस रिस्क बीइंग फेस्ड। मतलब जो भी उसकी फर्म है वो बीइंग फेस्ड, जो भी फर्म है वो डिफरेंट रिस्क से जो फेस कर रही है उसके लिए ये पॉलिसी बनाएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाए। कौन बनाएगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएगा। उसके बाद जो सेकंड पार्टी है दोस्तों वो है हमारे टॉप मैनेजमेंट। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुए, दूसरे पार्टी है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है? उसे इम्प्लीमेंट करना है। ही हैज़ टू ब्रिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। तो जो भी पॉलिसी बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? टॉप मैनेजमेंट को दी गई है। ठीक है, फिर वो कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय पुटिंग रिक्वायर्ड मैन पावर, ठीक है, फिर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये दोनों पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि पॉलिसी फ्रेम करते हैं, कैसे वो रिस्क को मैनेज किया जाए, अलग अलग रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, और इम्प्लीमेंट कौन करवाते हैं? तो टॉप मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो ये आपको पता रखना चाहिए। तो ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब आते हैं कुछ गाइडलाइंस पे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। तो दोस्तों गाइडलाइंस में सबसे पहले आप याद रखिएगा आरबीआई ने इशू किया है, क्या इशू किया है? आईसीजी क्या होता है दोस्तों? इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन। याद रखिएगा ये 2011 में इशू किया गया था। तो इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन आरबीआई ने इशू किया है 2011 में। ठीक है, तो इस किसके लिए किया है? तो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। तो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के लिए किया है। अब दोस्तों इसमें क्या है, उसमें डीलिंग लिमिट्स डाला था। ठीक है, इसमें कुछ डीलिंग लिमिट्स डाला था कि बैंक को कुछ डीलिंग लिमिट्स डाला गया है फॉरेक्स ऑपरेशन के लिए, तो वो उसने प्रिस्क्राइब किया है। क्या है? कुछ डीलिंग लिमिट्स है। ठीक है, तो दोस्तों डीलिंग लिमिट में क्या क्या आता है एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ओवरनाइट लिमिट। मैं समझा देता हूँ ओवरनाइट लिमिट। तो ओवरनाइट लिमिट में क्या होता है दोस्तों कि ओपन पोजीशन का मैक्सिमम अमाउंट जो कि बैंक एक ओवरनाइट में रख सकती है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं ओवरनाइट लिमिट। उसके बाद है दोस्तों डे लाइट लिमिट। तो नाम से ही क्लियर है डे लाइट लिमिट क्या होता है। तो डे लाइट लिमिट होता है कि ओपन पोजीशन का मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, जो कि बैंक अपने आप को एक्सपोज कर सकती है किसी भी समय डे के दौरान, ठीक है, दिन के किसी भी समय पे। ठीक है, तो वो होता है हमारा डे लाइन लिमिट। एक होता है हमारा गैप लिमिट। गैप लिमिट में क्या होता है कि इंटर पीरियड और मंथ एक्सपोजर जो कि बैंक रख सकती है उसे कहते हैं हम लोग गैप लिमिट। चौथा होता है दोस्तों हमारा काउंटर पार्टी लिमिट। तो काउंटर पार्टी लिमिट में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर काउंटर पार्टी से बैंक कितना एक्सपोज हो सकती है।
उसे कहते हैं हम लोग काउंटर पार्टी लिमिट। पाँचवा होता है हमारा कंट्री लिमिट। कंट्री लिमिट में क्या होता है, एक सिंगल कंट्री में मैक्सिमम एक्सपोजर, वो होता है हमारा कंट्री लिमिट। ये सब फिक्स किया गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा डीलर लिमिट। डीलर लिमिट में क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीलर कैन कीप एक्सपोजर ड्यूरिंग ऑपरेटिंग आवर। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। इसका कुछ पार्ट्स और बचा है, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। मैं आपको MCQs भी प्रोवाइड करूँगा इस पार्टिकुलर चैप्टर का, और जो थोड़ी पार्ट बचे हुए हैं उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।